नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अन्वेष का एग्ज़ाम हम जो पेपर है 2019 का वो सोल्व कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट जो है वो सोल्व कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन 2 पार्ट के अंदर हुआ है और वो जो 2 पार्ट है उनके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। तो चलिए, आज का इसमें हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 में। महाराष्ट्र में पित्तलखोरा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना कि कहीं पे क्या है कि इस तरीके की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। जैसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है पित्तलखोरा। क्या लिखा जाता है? पित्तलखोरा लिखा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कई बार ऐसा पित्तलखोड़ा लिख देते हैं, जैसे इसमें देखो पित्तलखोड़ा लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है पित्तलखोरा गुफा। अच्छा, अब की बार ऐसे पूछ सकते हैं कि पित्तलखोरा गुफा जो है वो कहाँ पे पड़ती है, कौन से राज्य में पड़ती है, ठीक है। और इस पित्तलखोरा गुफा के अंदर कान्हा नाम का आर्टिस्ट है, उसका नाम हमें उकेरा हुआ मिलता है, कान्हा कलाकार। याद रखना, कान्हा कलाकार का जो नाम है जो हमें उकेरा हुआ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी, यानी कि काली चूड़ी। अच्छा, काली मतलब काला, काला रंग को ये इंडिकेट कर रहा है। काली मतलब काला रंग, ठीक है। बंग मतलब चूड़ियाँ, बंग का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ। ये कालीबंगा सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है। क्या है? सिंधु सभ्यता भी हम कह सकते हैं, हड़प्पन सभ्यता भी कह सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पड़ते हैं। और ये कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। हनुमानगढ़, और पहले ये गंगानगर जिले में पड़ता था, अभी ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। और कालीबंगा जो है यहाँ पे दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य। इसका मतलब ये है कि 2 अनाज एक साथ में बो दिया है, इस तरीके से आप कह सकते हो। दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा, और इसका मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। और इसके पास की जो नदी है उसका क्या नाम है? घग्गर नदी, जो पहले सरस्वती के नाम से जानी जाती थी, या फिर इसके बारे में ऐसे भी कह सकते हैं सरस्वती लुप्त हो गई है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे भी कह सकते हैं अपन। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में काली चूड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपिनी चित्रकारिता का माध्यम, ये एक ध्यान रखना आप, जब हम कृष्ण भगत से रिलेटेड ऐसी कोई बात करते हैं तो उसमें हमें जो काम मिलेगा ना, अधिकांश तो वो टेम्परा कलर का ही काम मिलता है। ज़्यादातर क्या काम मिलता है हमें? टेम्परा कलर का काम नज़र आता है, मतलब टेम्परा कलर यूज़ में लिया हुआ मिलता है, ठीक है। अधिकांश अगर क्वेश्चन आपको नहीं याद है फिर भी आप गेस करो। तेल रंग बिल्कुल भी मत कर देना। इंडियन आर्ट के अंदर तेल रंग का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, केवल राजा रवि वर्मा को छोड़ करके। और भी किया है, वैसे बहुत सारे लोगों ने किया है। एम एफ हुसैन ने भी तेल रंग में काम किया। अमृता शेरगिल की वो 3 गर्ल्स नाम की जो पेंटिंग है, 3 महिलाएं या 3 बहनें हम कह सकते हैं, 3 वुमेन्स कह सकते हैं, काफ़ी फेमस पेंटिंग अमृता शेरगिल की। और वो पेंटिंग भी तेल रंग में बनी हुई है ना, वो पेंटिंग भी तेल रंग में बनी हुई है। लेकिन फिर भी ये काम जो है गोपिनी, कृष्ण भगवान से संबंधित काम देखते हैं तो ज़्यादातर क्या है? टेम्परा रंग में हमें काम नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेम्परा रंग आप करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्हें आपस में मिलाना है। नीली कुम्हारी, एस बॉल, तेब मेहता, राजा रवि वर्मा। अब देखिए, आप ध्यान से देखना, राजा रवि वर्मा का अगर आपको एक भी समझ में आ रहा है ना तो पहले वो कर लीजिए। जैसे आप डी में 4 करोगे, गैलेक्सी करोगे, ऑब्वियसली गैलेक्सी ही है इनका। तो देखिए D4 किस में आ रहा है? केवल ये एक बच जा रहा है हमारा, बाकी सब में डी में 4 आ रहा है, यानी गैलेक्सी राजा रवि वर्मा ये चला गया। अब देखिए उसके बाद में तेब मेहता। तेब मेहता का आप क्या करोगे? ये काली पेंटिंग किसकी बनाई है? काफ़ी फेमस पेंटिंग थी, काफ़ी फेमस पेंटिंग थी। ये पीछे सुर्खियों में रही थी क्योंकि ये बहुत ही महंगी पेंटिंग बिकी थी। किसके द्वारा बनाई गई है? तेब मेहता के द्वारा। सी में 2 कर दो। अब सी में 2 किस में है? इसमें भी नहीं है और नीचे वाले में भी नहीं है, बच गया ये। तो ये क्या होगा? हमारा सही होगा।
ठीक है, ये सही होगा, बी में 1 कर दो। यानी एस पॉल जो है वो फोटोग्राफर है, नीली कुम्हारी जयपुर। नीली कुम्हारी जो है ना, ये समझ में नहीं आ रहा नीली कुम्हारी आपको, तो आप है ना उस पेपर के अंदर जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको इंग्लिश लिखा हुआ, इंग्लिश हिंदी, 2 ऑप्शन मिलेंगे। अभी इंग्लिश में चल रहा है तो इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे टैब होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन 2 आएगा, एक तो हिंदी आएगा, एक दूसरा इंग्लिश आएगा। तो आप है ना इसको हिंदी लैंग्वेज में, अगर ये ऐसे हिंदी में चल रहा है अभी अभी हिंदी दिख रहा है, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर देना, इंग्लिश शो करेगा। नीली कुमारी का मतलब होता है ब्लू पोट्री। क्या होता है? ब्लू पोट्री होता है। आपको पता है ब्लू पोट्री कहाँ की है? ऑब्वियसली आपको सबको पता है ब्लू पोट्री कहाँ की है, राजस्थान के जयपुर जिले की है। कहाँ की है? जयपुर जिले की है ब्लू पोट्री। बहुत फेमस है। कृपाल सिंह शेखावत कलाकार का नाम आप जानते भी होंगे, उन्होंने इसको बहुत प्रसिद्धि हासिल करवाई थी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, उस कलाकार ने। राजस्थान का कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के लिए जाना माना कलाकार है। तो नीली कुमारी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह, इनमें क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो हार्ड हो रहती है। मतलब कहने का मतलब है भाषा को थोड़ा सा घुमा फिरा करके देते हैं। बात वही है, ब्लू पोट्री के बारे में बोल रहा है लेकिन यहाँ पे नीली कुम्हारी दे दिया तो हम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लीजिए, वापस हिंदी में करके फिर आंसर दे दीजिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में आंसर दे दोगे तो ये अकेला एक क्वेश्चन इंग्लिश में सेव हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर दोगे वो हिंदी में सेव हो जाएगा आपकी। जैसे आप जिस क्वेश्चन का जिस लैंग्वेज में आंसर देते हो ना, वो उसी लैंग्वेज में सेव हो जाता है। ये जो चीज़ है ना, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था। ऐसे कई ऑप्शन जो आते हैं तो उसमें मैं क्या करता था, अगर मुझे नहीं समझ में आता था, जैसे CBT मोड की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में एग्ज़ाम हो रहा है, ये अन्वेष का पेपर है, वैसे नेट का होता है, तो नेट वाले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसमें जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जैसे नीली कुमारी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऊपर ऑप्शन में जा करके उसको इंग्लिश कर लेता था। इंग्लिश करने के बाद में फिर वो समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि ब्लू पोट्री लिखा हुआ मिल गया मुझे, तो फिर मैंने वो उस हिसाब से मिला करके सही कर दिया। लेकिन हिंदी करने से पहले मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही सेव कर दिया, तो इस वजह से क्या है, ये अकेला एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने जिस क्वेश्चन को जैसे ही सेव नेक्स्ट करूँगा तो वो उसी लैंग्वेज के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने इंग्लिश में करूँगा तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेव हो गया था। तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये बाद में, जैसे आपका ये आंसर की बोल सकते हो, आपकी आंसर की है, या फिर आपकी आंसर शीट कह सकते हो, आपका पेपर कह सकते हो, ये आपको बाद में मिलेगा, बाद में आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तब आपने अगर क्वेश्चन इंग्लिश में किया होगा तो वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में शो करेगा, अगर हिंदी में किया हुआ है तो वो आपको हिंदी में, क्योंकि देखो यहाँ पे इंग्लिश कर लिया, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे ना तो इंग्लिश में रह गया। इंग्लिश में देख लो, पढ़ लो, समझ में आ गया, इंग्लिश में वापस हिंदी कर लो, हिंदी करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो वो हिंदी में सेव रहेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता, देखिए अजंता पे हर एग्ज़ाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अजंता तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मरणासन राजकुमारी का पूछा है, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, ये 16 नंबर गुफा में हमें नज़र आता है। ठीक है, बाकी का आप वो भी आपको पता होगा कौन सी गुफाओं में चित्र हमें मिलते हैं, 1, 2, 9, 10 और 16 और 17। अब देखिए इसमें कौन कौन सी गुफा दे रखी है, 1 नंबर ये रही, 1 नंबर गुफा दे रखी है, इसका मतलब ये गुफा दे रखी है। 9 नंबर गुफा दे रखी है, इसका मतलब ये वाली गुफा दे रखी है। 17 नंबर मतलब ये वाली दे रखी है। 16 में है मरणासन राजकुमारी, इसका मतलब ये भी दे रखी है। सारी गुफा चित्र वाली ही दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में है, तो याद रखना ये 6 गुफाएं जहाँ से केवल मात्र हमें चित्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि बाकी के चित्र जो हैं वो खराब हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार क्वेश्चन है। बादामी गुफा का जो निर्माण है वो चालुक्य राजवंश के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? चालुक्य राजवंश के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखिए एलोरा, एलिफेंटा, ये आप लिख लीजिए, आपको बता रहा हूँ मैं, एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी, ये राष्ट्रकूटकालीन है। क्या है? राष्ट्रकूटकालीन है। और बादामी क्या है? बादामी, उसके साथ में ऐहोल आपने सुना होगा, और एक पट्टडकल। पट्टडकल, ये जगह जो है ये किससे संबंधित है?
ये हमारे ड्राइंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये चालुक्यकालीन है। क्या है? चालुक्यकालीन। बादामी, आईहोल और पट्टडकल ये चालुक्यकालीन है। एलोरा एलिफेंटा कनेरी ये क्या है? ये राष्ट्रकूटकालीन है। अच्छा, चंदेल वंश से संबंधित कौन सा मंदिर कौन सी जगह प्रसिद्ध? आपको पता होगा चंदेल राजवंश से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो वाले जो मंदिर है ना, वो चंदेल राजवंशों के द्वारा बनवाए गए हैं। बहुत फेमस है वो, आपको पता रहेगा। इसके बाद में देखिए पल्लव राजवंश की बात करते हैं तो पल्लव कालीन क्या है? कौन से स्थल है? पल्लव कालीन में एक स्थल का नाम आता है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, एलोरा एलिफेंटा कनेरी। ये क्या है? राष्ट्रकूटकालीन है। क्या है? राष्ट्रकूटकालीन। और चालुक्यकालीन क्या है? चालुक्य लिख करके आगे लिख लीजिए, बादामी, आईहोल और पट्टाडकल ये आप लिख लिया होगा। इसके बाद में अब लिखो आप, चंदेल वंश से संबंधित क्या है? खजुराहो है। राष्ट्रकूट वाला मैंने लिखवा दिया, ये लिखवा दिया। पल्लव बच गया। पल्लव में क्या आता है? मामल्लपुरम, जिसको कहते हैं महाबलीपुरम। क्या कहते हैं? महाबलीपुरम। ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, आपको पता रहेगा। महाबलीपुरम जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले आ चुका है, पंचरथ के बारे में बोला गया था। पंचरथ के बारे में क्या है? पांच रथ वहाँ पे है। तो एक्चुअल में कितने रथ? 7 रथ है। महाबलीपुरम में 7 रथ है, सप्तरथ भी कह सकते हैं। 7 रथ है। 5 तो पांडवों के हैं, 2 जो राजा रहे थे ना, वहाँ के शासक रहे थे, उन 2 राजाओं के भी यहाँ पे जो रथ है वो रथ मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ऐसे करके 7 रथ कुल यहाँ पे नजर आते हैं। कहाँ पे? महाबलीपुरम, जो पल्लवकालीन बहुत बड़ा स्थल है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे सौर टेम्पल भी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और गंगा अवतरण का यहाँ पे एक दृश्य भी बना हुआ है। गंगा अवतरण का दृश्य भी बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। ये पत्थर कौन सा यूज हुआ है? यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर यूज हुआ है। कौन सा? ग्रेनाइट। बहुत बार पूछते हैं। ग्रेनाइट पत्थर में है जो गंगा अवतरण की प्रतिमा है ना, पल्लव राजवंश से संबंधित है, जो महाबलीपुरम में पड़ती है। और ये बादामी क्या है? चालुक्यकालीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बुद्ध भगवान के 2 ही संप्रदाय हैं। बुद्ध भगवान के 2 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है जिसका नाम है हीनयान संप्रदाय। हीनायान नहीं, हीनयान कहेंगे हम। क्या कहेंगे? हीनयान। ठीक है, पहला संप्रदाय तो ये है हीनयान। दूसरा क्या है? दूसरा है महायान। हीनयान का मतलब होता है बुद्ध भगवान जो है उसकी जो सिंबल्स होते हैं, लाइक हम सिंबल की बात करते हैं। सिंबल मतलब प्रतीक। जैसे बुद्ध भगवान के प्रतीक क्या है? अगर मैं यहाँ पे चरण पादुका बना दूँ तो आप समझ जाओ कि ये बुद्ध भगवान के खड़ाऊ है, क्योंकि हम बुद्ध भगवान की पेंटिंग बना रहे हैं, उसके अंदर खड़ाऊ की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में खड़ाऊ रखें तो क्या है? बुद्ध भगवान का मंदिर है, खड़ाऊ है बुद्ध भगवान के। अच्छा, उसके साथ में मैं क्या कर दूं? बोधि वृक्ष बना दूं, बोधि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये भी बुद्ध भगवान का वृक्ष है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कर दूं? ये हीनयान से संबंधित बता रहा हूँ मैं। बुद्ध भगवान का मैं कमंडल बना दूं, इसका मतलब क्या? बौद्ध भिक्षु क्या है? ये कमंडल रखते थे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? बुद्ध भगवान से संबंधित हो गया है। बुद्ध भगवान से संबंधित सिंबल ये दर्शाए जाते हैं, तो वो हीनयान संप्रदाय क्या है? हीनयान संप्रदाय। और मानव के रूप में जब देखेगा ना तो महायान संप्रदाय होगा, क्योंकि महायान संप्रदाय के अंदर जो पेंटिंग बनी है बुद्ध भगवान की स्वयं की बनी है, मूर्ति बनी है, तो बुद्ध भगवान की स्वयं की मूर्ति बनी है। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया होगा। हीनयान और महायान ये 2 संप्रदाय हैं बुद्ध भगवान के। तो मानव के रूप में किस में देखेगा? वो महायान में देखेगा। और गांधार काल में जो गांधार शैली जो आती है ना, गांधार आपने पढ़ा होगा, वहाँ से ये महायान संप्रदाय बहुत तगड़ी तरीके से चलता है। और वहाँ से बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं जो बननी स्टार्ट हो जाती है। बुद्ध भगवान की स्वयं की पूजा अर्चना करते हैं, स्वयं की प्रतिमा बना करके। उससे पहले वो सिंबल को काम में लेते थे। क्या लेते थे? सिंबल को काम में। जैसे हम मौर्य काल वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे बुद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं मिलती है, वो बहुत बाद में जाके मिलती है। उससे पहले हमें क्या मिलता है? उससे पहले हमें उनके सिंबल नज़र आते हैं। जैसे अगर हम मौर्य काल की बात करें तो बुद्ध भगवान के केवल सिंबल नजर आएंगे, बोधि वृक्ष वगैरह ऐसी चीज़ें मिलेंगी। स्वयं बुद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं बनी है मौर्य काल में। ठीक है, क्योंकि बाद में जो गांधार शैली वगैरह आई थी ना, उसके अंदर बनी थी। अगले क्वेश्चन, जो कुषाण काल की बात चलती है, कौन सा काल है? कुषाण काल। अगर मैं कहूँ मानव रूप कौन से काल में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे कुषाण काल में। वो गांधार जगह है, वो कुषाण काल है। कौन सा काल है वो? कुषाण काल। ये बात याद रखोगे, मानव के रूप में जब देखा गया था वो कुषाण काल की बात है ना। मौर्य सबसे पहला काल ऐसे बोलेंगे ना, जैसे मौर्य है, मौर्य से पहले 1-2 काल और भी है, लेकिन यहाँ से लगभग कई बार क्रम में पूछ लेते हैं। मौर्य, फिर उसके बाद में शुंग काल, मौर्य काल, शुंग काल, उसके बाद में है कुषाण काल। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अजंता की चित्रकारियों में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? देखिए हाथी की बात कर रही है। ये चंदता जातक जो भी लिखा है चंदता जातक, ये चंदता जातक नहीं है, ये क्या है, ये 6 दंत जातक है। तभी कह रहा हूँ ये भाषा का निचोड़ इस तरीके से करते हैं कि समझ में नहीं आता है ना, भाषा की चूड़ी मर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है 6 दंत जातक, मैं लिखूंगा 6 दंत जातक। ये गूगल सही, देखो हमारी लैंग्वेज हमें पता है क्या होती है, लेकिन ये क्या है, प्रोफिशिएंसी देते हैं कौन सी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को। वो बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ होगा वो सही माना जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे आपको चंदता जातक, ये पद्म पाणी आपको पता है क्या है, पद्म पाणी तो आपको पता है, गंधर्व का भी आपको पता है, मारविजय का भी पता है आपको, लेकिन ये चंदता जातक आपने कभी पढ़ी नहीं, तो आप इस हिसाब से आप ये करोगे नहीं, क्योंकि यही तो है वो ऑप्शन जो करना पड़ेगा हमें। इसको सही तरीके से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इंग्लिश मीडियम करके देखना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ ऑप्शन ऊपर रहेगा, आप इंग्लिश में करके फिर करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना पर्सन, ये चंदता जातक नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, चंदता जातक आप सोचोगे ये तो है ही नहीं, गलत दिया इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो आप मारविजय कर दोगे, ये कर दोगे, ये तो गलत हो जाएगा। आपको इंग्लिश में करके ही देखना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ लो, फिर इंग्लिश में करके, फिर वापस हिंदी में करके आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना, टाइम है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। 6 दंत जातक है, ठीक है, 6 दंत जातक, जिसमें हाथी की कथा होती है। अब देखिए हाथी बुद्ध भगवान का प्रतिरूपण करते हैं। अजंता गुफा संख्या कौन सी में, देखिए फाइटिंग बुल है ना, बुल फाइट ऐसे कह सकते हो, बुल फाइट, फाइटिंग बुल, बुल फाइट, सांड की लड़ाई, ये चित्र कहाँ पे नजर आता है हमें, ये चित्रकारी हुई है कहाँ पे हुई है, ये 1 नंबर गुफा में हुई है। कहाँ पे हुई है, 1 नंबर गुफा में, तो हमें 4 नंबर ऑप्शन पे कर देना है। याद रखना फाइटिंग बुल, ये अजंता के अंदर जितनी भी पेंटिंग है ना सारी पढ़ लो आप अच्छे तरीके से, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, नई दिल्ली के अंदर बोला गया है, कब हुई थी, 1954 के अंदर। देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें पूछते हैं क्योंकि ये हमारी कला से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ललित कला अकादमी के प्रथम जो भारतीय निदेशक, नहीं हम कहेंगे अध्यक्ष या निदेशक कह सकते हैं, निदेशक, भारतीय प्रथम जो निदेशक हैं, इसके अध्यक्ष हैं, वो कौन बनाए गए थे, निदेशक, वो देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए गए थे। प्रथम अध्यक्ष ये नियुक्त हुए थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी, याद रखना, देवी प्रसाद राय चौधरी, इन्हीं को भेजा था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट है ना, जो 1850 के अंदर ओपन हुआ था, वहाँ पे पढ़ाने के लिए कि जो है ना इंडियन स्टाइल वॉश टेक्निक के अंदर जो भारतीय थीम है उसको लेकर के काम करवाना है आपको बच्चों को, तो इसलिए देवी प्रसाद राय चौधरी को वहाँ पे भेजा गया था। अब एक चीज़ आप और देखिए, समरेंद्र नाथ गुप्त का आपने नाम सुना है क्या, समरेंद्र नाथ गुप्त, ये समरेंद्र नाथ को कहाँ भेजा गया था, इनको भेजा गया था लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर कहाँ पे भेजा गया था, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर, 1875 के अंदर स्थापना हुई थी, लाहौर मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तब क्या हुआ, तब जो स्कूल है देखो वो तो पाकिस्तान के अंडर में चला गया, लाहौर पाकिस्तान के अंडर में आ गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका विभाजन होने के बाद में जो मेयो कॉलेज है उसकी शाखा के रूप में शिमला के अंदर उसकी शाखा स्थापित की गई थी। शिमला के अंदर कहाँ पे स्थापित की गई थी, आर्ट स्कूल शिमला के अंदर स्थापित किया गया था। लेकिन उसको बाद में शिमला से इसको वापस, जब ये यहाँ पंजाब जो था इधर और ये हरियाणा, इनकी राजधानी बनी चंडीगढ़, देन उसके बाद में उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, चंडीगढ़ में, ठीक है। अभी ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। यहाँ पे फाइन आर्ट का डिप्लोमा डिग्री दिए जाते हैं, ठीक है। ये फाइन आर्ट कॉलेज है जो उसकी शाखा के रूप में बना था, ठीक है, शाखा के रूप में यहाँ पे बनाया गया था। आगे चलते हैं, सॉरी हाँ ये नेक्स्ट यही है हमारा क्वेश्चन। हरेन दास, भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज़ के लिए प्रख्यात है, हरेन दास के बारे में पूछा गया है, तो ये मुद्रण के लिए जाने जाते हैं। हरेन दास किसके लिए जाने जाते हैं, देखिए जो भी आर्टिस्ट है ना उनके मीडियम के बारे में आप याद रखो, आपसे पूछेंगे कि इसका मीडियम क्या है, ये किस चीज़ के लिए प्रख्यात है, ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हर बार बनते हैं, तो ये मुद्रण से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लोक कला के लिए प्रख्यात। देखिए ये क्वेश्चन मतलब ये जो तरीका है ना,
इस कला का मीडियम, इस कलाकार का मीडियम क्या है, उसने किस तरीके की थीम ली है, किस तरीके का काम किया है। एक्चुअल में वही ये पूछ लिया कि लोक कला के लिए कौन जाना जाता है। तो हाँ, कौन जाना जाता है? जेमिनी रॉय, इसको यामिनी राय भी बोलते हो, ये से भी लिख सकते हो यामिनी रॉय। क्या लिख सकते हो आप? यामिनी राय भी लिख सकते हो, जेमिनी रॉय भी लिख सकते हो। तो ये लोक कला से प्रेरणा ली थी। कालीघाट के जो चित्र है ना, कालीघाट के लोग थे, वहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली थी उन लोक कला से, ठीक है, उनकी लोक कला से इन्होंने प्रेरणा ली थी और इन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए थे। अगला देखिए, बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध छवि की उत्पत्ति के लेखक कौन है? तो वो है आनंद के को, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, आनंद के कुमार स्वामी, है ना। तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन गूगल सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकता हर चीज़ को, क्योंकि ये भाषा जो है इंग्लिश का ट्रांसलेट करके नहीं बनाएगी। इंग्लिश की ट्रांसलेट करके ये हिंदी भाषा नहीं बनी है। ये हिंदी भाषा एक अलग है, खुद की लिपि है, देवनागरी लिपि, खुद की लिपि है, खुद की भाषा है, ये किसी की ट्रांसलेट नहीं है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे लिखो, ये क्या लिखा, ये हमें भी नहीं पता रहता किस चीज़ का, ये क्या लिखा है मैंने, अगर गलत है तो मुझे इतना आइडिया नहीं। CAM, ये सही है क्या? कैमल, जो भी है हम इसको कैमल बोलते हैं, ठीक है, कैमल बोलते हैं। CA को के बोल दिया, लेकिन यहीं पे अगर मैं ये लिख दूं तो आप इसको क्या बोलोगे? कैंप बोलोगे ना, ठीक है। अगर मैं CEMENT लिख दिया तो ये आप सीमेंट बोलोगे, ये सी सीमेंट बन गया, कभी ये कै बन जाता है, कभी सी बन जाता है ना। ये प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम कुमार स्वामी को KUMAR हम तो उस तरीके से करते हैं। अब कमल लिखेंगे के का का बनेगा, MA ऐसे लिखा जाएगा, ये माँ बन गया, अल का ले बना दिया तो ये कामाल हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन ये एक्चुअल में हमें इंग्लिश में करके देख लेना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसका क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पास्टो, देखिए फिर से ये कन्फ्यूजन में डालने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है, इम्पेस्टो टेक्निक है। ये क्या है? इम्पेस्टो टेक्निक है, ये इम्पेस्टो टेक्निक। इसमें क्या है? ये पूछा है कि इसमें किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है नहीं, इम्पेस्टो टेक्निक में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेस्टो टेक्निक ऐसी होती है जिसमें मोटे मोटे रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मोटे रंग का मतलब है कि कोई भी कलर है ना, हमने लिया, ब्रश में भरा और ये कैनवास पे लगा दिया, इतना गाढ़ा गाढ़ा कलर लगा देंगे कि अपारदर्शी ऐसी थीम बन जाएगी, उभरा हुआ सा लगेगा हमें। इस तरीके से बहुत सारा कलर लगा देना, बहुत सारा, जो पारदर्शिता की थीम नहीं देता है हमें बिल्कुल भी। पानी के रंग में पारदर्शिता होती है, ऐसा काम तेल रंग में कर सकते हैं, एक्रिलिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्रिलिक और तेल लगभग देखने में सेम से ही होते हैं। गाढ़ा कलर होता है ये, और पानी का तो पानी से मिलेगा तो बहुत पतला रंग होता है, इससे इम्पेस्टो टेक्निक आ ही नहीं सकती, पेच वर्क का काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, इम्पेस्टो टेक्निक का मतलब होता है अपारदर्शी रंग लगाना, उसमें पेच वर्क का काम करना। ब्रश से सीधा रंग भरा और सीधा लगा दिया कैनवास पे, उसको कहीं उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का रंग नहीं लगाना है, गाढ़ा गाढ़ा रंग लगा देना कैनवास पे, तो वो इम्पेस्टो टेक्निक के अंदर आता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थीम बल या तीरंथकर का एक हाथी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार है। 24 तीरंथकर हैं जैन धर्म के। कितने तीरंथकर हैं? जैन धर्म के 24 तीरंथकर है। ये अजीतनाथ का पूछा है इन्होंने। जैसे ये महावीर का क्या है? सिंह है। नेमिनाथ का शंख है। शंभुनाथ का मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अजीतनाथ का क्या है? हाथी है। अजीतनाथ का हाथी है। तो ये जो है ना, इनके जो तीरंथकर है वो पूछा गया है, ये पूछ लेते हैं। तो जैन धर्म के 24 तीरंथकर है, उनके जितने भी ये सिंबल है ना, उनको याद कर लो। आप गूगल करके देख लो जैन धर्म के 24 तीरंथकर, बस इतना लिख लो, अपने आप लिस्ट आ जाएगी। और उसके आगे जो लिखे हुए हैं ना, जैसे महावीर का आगे सिंह लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये इसका वाहन है या फिर इसका ये थीम बल है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अजीतनाथ का क्या है? अजीतनाथ का हाथी है। महावीर का सिंह, नेमिनाथ का शंख। अगले पे चलते हैं। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया है? क्या मशहूर कर सकता है क्या ऐसा? आप मेरे को बताइए, मशहूर कर सकता है क्या ऐसा? एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि मशहूर नहीं कर सकता। निहालचंद का बोल सकता हूँ, राजस्थानी शैली में ऐसे चित्रण देखने को मिलते हैं राधा कृष्ण के, मैं बोल सकता हूँ। साहिबदीन का क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। परखू का फिर भी बोल सकते हैं,
लेकिन ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, निहाल चंद होगा। पहले हम 2 ऑप्शन पे हमें पहुंचना जरूरी है। जो ऑप्शन नहीं हो रहा ना उसको पहले आप क्रॉस कर दो। कंप्यूटर में कर तो नहीं पाओगे, लेकिन आपको रफ पेपर मिलेंगे, उन पे आप थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए और इस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए। 2 ऑप्शन पे पहुंच जाओगे ना तो वो क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता है और काटता है? ये है जयराम पटेल। कौन है? जयराम पटेल। और एक कलाकार और भी है जिसने बरंट वुड के अंदर काम किया है। बरंट वुड, जली हुई लकड़ी पे काम किया है, बरंट वुड पे काम किया है। वो कौन है? वो है सतीश गुजराल। कौन है? सतीश गुजराल है, याद रखना, सतीश गुजराल है। कौन है? सतीश गुजराल है। जयराम पटेल भी है जिसने लकड़ी को जलाया फिर उसको काटा, इस तरीके का काम किया है। लेकिन सतीश गुजराल भी है जो एक वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रंटवुड या जली जलाई लकड़ी या जलाई गई लकड़ी पे काम किया है। ये 2 कलाकार के मैंने नाम बता दिए, एक इसमें पूछ लिया, दूसरा भी हमसे अब की बार पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पुस्तक जो है ना, ये आप सारी की सारी लगभग जो है ना पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी आपको मिले कला की पुस्तकें, कई सारी बुकें आती हैं, उनके अंदर दिया हुआ रहता है। और जितने भी ओल्ड एग्जाम है ना वो सारे के सारे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें जितनी बुक है ना उनको अलग निकाल लो। नेट के एग्जाम में जितनी भी पुस्तक पूछी गई है वो अलग निकाल लो। इस तरीके से आप तैयारी करो, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, शिवा मोहर है, पशुपति मोहर जिसको कहते हैं। ये शिवा मोहर कौन सी है? पशुपति शिव है। ये पशुपति शिव मोहर है, पशुपति शिव मोहर है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। शिवा मोहर वही बात करा, मोहर वहीं से मिली है। मोहरें कहाँ से मिली है? वहीं से। ये पशुपति मोहर मिली है हमें। ठीक है, और ये सींग वाला एक मानव रूप में है, सींग वाला पशुपति मानव के रूप में। पशुपति तभी तो नाम दिया गया इसका। ठीक है, शिव का रूप है ये, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसके अंदर गेंडा का भी चित्रण मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भैंसा का भी मिलता है। लेकिन इसमें बोला है नहीं उकेरा गया, तो घोड़े का अंकन जो है वो नहीं है, घोड़े का अंकन नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? देखिए, पहाड़ी शैली में भी राधा कृष्ण के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ए.आर. दानिश बिल्कुल भी नहीं है, महाभारत भी नहीं हो सकता, रामायण भी नहीं हो सकता। राधा की बात कर रहा है, कृष्ण ये गीत गोविंद है ना, इससे संबंधित हो सकते हैं। थोड़ा सा सोचना है आपको। क्या रामायण में कृष्ण भगवान का जिक्र इतना नहीं होता? महाभारत के अंदर भी होता है, लेकिन राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान कर रहे हैं, इस तरीके की गीत गोविंद में रचना मिलती है हमें। ठीक है, ये किसका है? जयदेव का है, जयदेव कृत है गीत गोविंद। ठीक है, ये जो ग्रंथ होता है ना गीत गोविंद, ये जयदेव के द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? देखिए, त्रिमूर्ति ये महेश मूर्ति भी कह सकते हैं। शिव, ब्रह्मा और महेश, ये 3 इसमें है, शिव, ब्रह्मा और महेश। इसको महेश मूर्ति भी कहते हैं। ये कौन सी गुफा में है? ये है त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा में। कहाँ पे है? एलिफेंटा में। मुंबई के अंदर दारापुरी टापू एक है, वहाँ पे है ये, दारापुरी टापू पे, मुंबई में है ये। महाराष्ट्र के मुंबई में दारापुरी टापू है, उसके ऊपर एलिफेंटा गुफा है, वहाँ पे ये त्रिमूर्ति हमें मिली है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी, वो अभी वहीं पे एक पार्क है, उस पार्क के अंदर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब वही बात मैंने ये बात पहले बता दी थी आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ आपको। यानी कि जो पहले वाले पार्ट है ना, दूसरा पार्ट शायद उसके अंदर ये जिक्र आया है, मैंने बताया था आपको। मैंने कहा था मुगल काल के अंदर चित्रकला का स्वर्ण काल, सुनहरी युग की बात करें, सुनहरा युग चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो है जहांगीर का काल। लेकिन वास्तुकला का अगर स्वर्ण काल की बात करें तो वो किसका काल होगा? वो होगा शाहजहां का काल। किसका काल होगा? शाहजहां का जो है वास्तुकला का सुनहरा काल माना जाता है। देखिए, बी में एक किस में है? बी में एक इसमें नहीं है, लेकिन इन तीनों में ही है। ठीक है, एक तो हमारा ये चला गया। अब देखिए, रामकिंकर बेज ने कुत्ते के साथ महिला का चित्र क्या बनाया है क्या? अगर आपको याद है तो डी में 3 कर रहे हैं।
क्योंकि आपको पता है संथाल फैमिली आपने मूर्ति देखी है क्या? संथाल फैमिली आप सर्च करना, नहीं देखी तो देख लो, संथाल फैमिली, ठीक है। अब ये संथाल फैमिली जो है ना, संथाल फैमिली, इस संथाल फैमिली ये सीमेंट कंक्रीट से बनाई गई मूर्ति है जो शांति निकेतन के प्रांगण में लगी हुई है। इस संथाल फैमिली के अंदर आप देखोगे एक महिला है, उसके साथ में कुत्ता है और एक आदमी भी है, उसने टोकरी उठा रखी है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, कुत्ता साथ में चल रहा है, महिला के साथ कुत्ता है वो। इस तरीके से इसका डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया, कुत्ते के साथ महिला, ये राम किंकर बेज के द्वारा। डी में 3 हम कर देते हैं। ए में क्या करेंगे? ए में 2 करेंगे। कला का स्वर्णकाल माना जाता है गुप्त काल, कला का, क्योंकि अजंता के अंदर जो काम हुआ है ना गुप्त काल में, वो स्वर्णकाल ही है। और एक्चुअल में गुप्त काल जो है ना, इन मौर्य कुषाण, ये जो है ना मौर्य शुंग कुषाण चालुक्य गुप्त सातवाहन वाकाटक वगैरह ये काल है, इनके अंदर गुप्त काल स्वर्णकाल है, याद रखना कला की दृष्टि से, ठीक है। और ये बीवी दोष जो लिखा है, बीवी दोषी, ये वास्तु है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समझ में आ गया तो भी देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, वही मैंने बताया था आपको। देखिए मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर या फिर 2 के अंदर, शायद 1 नंबर पार्ट का जो हमारा वीडियो है, या फिर 2 नंबर पार्ट वाला वीडियो है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये 2 नंबर पार्ट में है या 1 नंबर पार्ट में हमने किया था। मैंने कहा था देवगढ़ के अंदर दशावतार मंदिर है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, जिसके दरवाजे के आपको अगर याद है, अगर नहीं देखा ना तो पहला दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, उसके अंदर से सारी डिटेल आ जाएगी। मैंने कहा था प्रवेश द्वार के दोनों तरफ, यहाँ पे गंगा, यहाँ पे यमुना, क्योंकि गुप्त काल की विशेषता रही है, जो मंदिर बनाते थे ना उसमें दोनों प्रवेश के दोनों तरफ गंगा यमुना की प्रतिमा बनाते थे। गंगा का वाहन होता है क्या? गंगा का वाहन होता है मगरमच्छ। और ये कछुआ किसका वाहन होता है? ये इधर की साइड में जो यमुना है ना, यमुना देवी, उसका वाहन है ये। किसका वाहन है? यमुना। और ये गंगा किस साइड में है? इस साइड में है। यमुना इस साइड में है, ये यमुना है, इधर गंगा है। यमुना का वाहन है कछुआ यानी कच्छप, और मकर यानी कि मगरमच्छ, ये किसका वाहन है? ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, फिर भी मैंने बता दिया आपको, मगरमच्छ है किसका वाहन? गंगा का यान। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गुप्त काल। यहाँ पे देखो गुप्त काल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो गुप्त काल, तभी मैंने कहा था वो मंदिर के बारे में अच्छे तरीके से बताया था आपको, गुप्त काल है, ठीक है। गुप्त काल में ऐसी विशेषता रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस स्कूल में कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? ऐसा कौन सा स्कूल था फ्रेंड्स? वो कंपनी शैली की बात है। कंपनी शैली में जो है, कंपनी शैली के अंदर जो कलाकार जो हैं वो अपनी जो कलाकृतियां हैं वो केवल बेचने के उद्देश्य से ही बनाते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो यहाँ से चित्र जो है वो खरीद के लेकर के जाते थे, ठीक है। और यहाँ का जो कंपनी शैली पटना कलम भी बोलते हैं, और यहाँ के क्या कहलाते हैं, जो चित्र का सेट वगैरह भी बनता था जो पटना शैली से संबंधित है, वो फिरका कहलाता था। ये पटना शैली से संबंधित पूछते हैं बहुत बार, पटना शैली, कंपनी शैली पटना, ठीक है। पटना बिहार है, इधर यही था व्यापार का प्रमुख केंद्र पटना बिहार वाला, जो कंपनी शैली के अंडर में आता है। वहाँ पे चित्रों का जो सेट बनता था वो फिरका कहलाता था। मुर्का मुगल का है, मुरक्का एल्बम जो बनता था ना, ये मुगल का है, मुंह से मुगल, मुंह से मुरक्का एल्बम। और फिरका जो है वो कंपनी शैली से, पटना शैली से संबंधित माना जाता है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? सांड की मूर्ति बनाने के लिए तो सांड की मूर्ति बनाई है धनराज भगत ने, तो ये लकड़ी के अंदर बनाई है। किस मीडियम के अंदर बनाई है? लकड़ी के अंदर बनाई है। याद रखना किस मीडियम में बनाई है? लकड़ी के अंदर बनाई है, लकड़ी में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 75 क्वेश्चन। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में जो 100 क्वेश्चन है उसके 100 क्वेश्चन जो है हमारे, ये अन्वेष का एग्ज़ाम है। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 28 तारीख को, 28 तारीख को, और 30 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। और 29 तारीख को हमारा जो लास्ट पार्ट है अन्वेष का एग्ज़ाम का, लास्ट वाला जो पार्ट है वो 29 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लेना। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट सभी को जो नवोदय विद्यालय का कला टीचर के लिए एग्ज़ाम दे रहा है उन सभी को, और बाकी जो और भी विषय से हैं तो उन सभी को ही मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम आप अच्छे से कीजिए। इसी के साथ में आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ में एक बात और बताऊं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देख रहे हो यार, ऐसी थोड़ी ना होता है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें साथ में, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तभी टाइम लगता है, मैं वीडियो
बना तो लेता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर लाइक करते हो तो मेरे अंदर भी हौसला आता है कि हाँ भी लाइक मिल रहे हैं। तो देखो आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने में, लेकिन इसमें भी मुझे प्रसन्नता मिलती है। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ में ही आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।